आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में 10वीं कक्षा की गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे। 12 अप्रैल 2022 को जो आपके गणित का पेपर है उसमें आपको कौन कौन से प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही सबसे आसान प्रश्नावलियाँ कौन कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा नंबर की और सबसे आसानी से उनमें से नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रश्नावली हम बात करेंगे, आप अपनी किताब साथ में लेके बैठे और मैं जहाँ जहाँ आपको अंडरलाइन करवाऊँ वहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी और उन बिंदुओं को भी आपको याद करना है। तो आज जो सबसे पहले हम प्रश्नावली ले रहे हैं वो आपकी 14वीं प्रश्नावली है, माध्य माध्यिका बहुलक वाली। तो माध्य माध्यिका बहुलक वाली जो प्रश्नावली है वो आपके प्रश्नावली 15 नंबर की प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में से आपके 15 नंबर के आपके सवाल आएंगे। टोटल पूरे पेपर में से आपके 8 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? इसमें से 8 सवाल आएंगे। तो 8 सवाल किस प्रकार होंगे और वो कौन कौन से नंबर के प्रश्न होंगे, इन सभी प्रकार की जो चर्चा है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सारे पूरी किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 14वीं प्रश्नावली में से 8 प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न होगा उस पहला प्रश्न में 12 प्रश्न होंगे। तो पहले प्रश्न का आपका एक तो 10वां प्रश्न, एक तो पहले का 10वां और पहले का 11वां, ये 2 प्रश्न आपके अबसद में आएंगे इस प्रश्नावली में से 14वीं में से। फिर आपका जो दूसरा सवाल होगा वो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला होगा। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में छठा सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति में छठा सवाल आएगा इस प्रश्नावली का। इसके अलावा आपके तीसरा प्रश्न अति लघुतरात्मक होगा। तो प्रश्न संख्या जो 11 है वो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न होगा। तो अब तक हमारे पास में 4 प्रश्न हो गए, पहले के 2 अबसद, एक रिक्त स्थान और एक वन लाइनर। ये 4 प्रश्न आपके 4 नंबर के हो गए और 1-1 नंबर के हैं। फिर आगे की जो प्रश्न आएंगे वो आपके प्रश्न संख्या, फिर वापस प्रश्न संख्या 14 और 15 आपके इसी प्रश्नावली के आएंगे। आपके पेपर के 14वां प्रश्न और 15वां प्रश्न माध्य माध्यिका और बहुलक के पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हो गए, यानी कि टोटल कितने नंबर हो गए? 4 नंबर। तो 4 नंबर ये। फिर आगे वापस जो आपका प्रश्न आएगा इसी प्रश्नावली का, एक प्रश्न आपके 3 नंबर का आएगा और 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो आपके अथवा में आएगा। आपके 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न क्रमांक 20 आएगा। जो 20वें नंबर का प्रश्न होगा वो आपके इसी प्रश्नावली का होगा। इसमें भी माध्य माध्यिका वाला सवाल पूछा जाएगा। और तो ये अथवा में होंगे, ये 20वां प्रश्न 3-3 नंबर में। और इसके अलावा जो लास्ट वाला प्रश्न होगा 23वां प्रश्न, वो भी आपके इसी प्रश्नावली का होगा, जो कि माध्य माध्यिका बहुलक का पूछा जाएगा। तो प्रश्न संख्या एक तो आपके 23 और एक 20, ये दोनों अथवा में होंगे, बाकी सिंगल प्रश्न होंगे। तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करें। कुल मिला के 8 सवाल इस प्रश्नावली में से आएंगे और आपके 15 नंबर कवर होने वाले हैं। तो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। वन लाइनर प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं इसमें? तो एक ये है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो ये अबसद में प्रश्न पूछा जा सकता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक ये क्या है? तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। या ये प्रश्न यूँ बन सकता है कि इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो माध्य, माध्यक और बहुलक तो है, इनके अलावा जो भी होगा वो हमारा माध्य ये नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न बनता है आपका इसमें कि संचयी बारंबारता सारणी का जो प्रयोग है वो हम किसके लिए करते हैं? तो संचयी बारंबारता सारणी का प्रयोग हम माध्यक ज्ञात करने के लिए करते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। इसके अलावा जो संचयी बारंबारता वक्र हैं, संचयी बारंबारता वक्र उसको क्या कहते हैं? उसको त्वरण कहते हैं। तो 3 प्रश्न आपके इसी पहले पेज पे तैयार हो गए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका और बहुलक, संचयी बारंबारता माध्यक ज्ञात करने के लिए, और संचयी बारंबारता वक्र ये त्वरण कहलाते हैं। फिर अगला सवाल आपका इसमें ये वाला सूत्र है, माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या फिर इसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। ये जो सिग्मा है ये एक यूनानी अक्षर होता है और इसका जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। फिर आपके इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है उदाहरण नंबर 1, जो पहला उदाहरण है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर एक आपके 288 पेज नंबर पे एक सारणी दे रखी है 14.2, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपके बहुलक भी पूछ सकते हैं, इसमें आपके माध्यक भी पूछ सकते हैं, इसमें आपके समांतर माध्य भी पूछा जा सकता है। समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि है, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पद विचलन विधि। तो कल्पित माध्य विधि और ये प्रत्यक्ष विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। फिर आपके इसमें से एक प्रश्न और बनता है कि ये मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु, या उसको हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, मिड पॉइंट या क्लास मार्क।
ये क्या होता है, तो ये मध्य बिंदु जो होता है ये ऊपरी सीमा और निचली सीमा का औसत होता है। यानी कि ऊपरी सीमा और निचली सीमा ये जो दे रखी है जैसे 10 से 25, तो ये 10 जो है वो निम्न सीमा कहलाता है और ये 25 ऊपरी सीमा कहलाती है। इनके बीच का जो अंतर है वो वर्ग अंतराल कहलाता है। तो ये वर्ग चिन्ह का सूत्र है इसमें, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो एक तो इसको आप इम्पोर्टेंट करें, इसमें ये 10 निम्न सीमा है और 25 इसमें ऊपरी सीमा है। तो ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। ये आपके बहुलक ज्ञात कर रखा है, ये समांतर माध्य ज्ञात कर रखा है, और ये जो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है ये माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। फिर आपके उसी सवाल को वापस कल्पित माध्य विधि से कर रखा है इसी सवाल को, तो ये भी आप इसको कल्पित माध्य विधि से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके माध्य ज्ञात करने की एक और विधि है पग विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड। देखो प्रश्न यूं भी बन सकता है कि माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि नहीं है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, इसके अलावा कोई दूसरा नाम दे देंगे। तो ये तीनों तो होती हैं, लेकिन वो जो अन्य नाम देंगे वो इसमें नहीं होगी। तो तीनों ही विधियों से माध्य एक ही प्रकार का प्राप्त होता है। तीनों विधियाँ जरूर अलग अलग है, लेकिन उत्तर जो आएंगे वो एक ही आएंगे। दूसरा जो उदाहरण है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। इस किताब का जो उदाहरण नंबर 2 है वो आपके दे रखा है पेज नंबर 293 पर, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। इसके अलावा ये जो सूत्र दे रखा है यू वाला, ये भी आपके जो कल्पित माध्य विधि से और पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का एक सूत्र है। फिर अगला सवाल है आपके इसमें प्रश्नावली 14.1 में आपको निशान लगाना है। एक तो पहला सवाल 14.1 में पहला सवाल आपको निशान लगाना है। फिर 14.1 का आपका जो सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 ये आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा और तीसरा तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। फिर इसके बाद में आपका जो सवाल नंबर है वो सवाल नंबर 6, ये मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर दैनिक व्यय, ये छठा सवाल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लें। तो इसमें से आपको 4 सवाल तैयार करने, एक तो पहला, दूसरा, तीसरा और एक छठा सवाल। फिर इसके बाद में आपको तैयार करना है सवाल नंबर 9, जो 9वां सवाल है वो आपको तैयार करना है। 9वां सवाल है कि नगर के 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाई गई है, इनका समांतर माध्य दर ज्ञात करनी है। तो 9वां सवाल है इसमें, ये आपको तैयार करना है। फिर है आपके बहुलक। तो बहुलक के आपसे कम से कम 2-3 प्रश्न बनेंगे, छोटे बने बड़े बने, किसी भी प्रकार के 3 प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो बहुलक होता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक सभी प्रेक्षणों में वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है, या उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिकतम होती है उसको हम बहुलक कहते हैं। यानी कि जिसका मान सबसे ज़्यादा बार हो या फिर जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। एक आप उदाहरण नंबर 4 लगा लें बहुलक के लिए। एक गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्या दे रखी है, इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो इनमें सबसे अधिक बार कौन आया वो हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इनमें जो सबसे अधिक बार आए हैं उसमें 2 दिख रहे हैं, 2 सबसे ज़्यादा बार आए, एक तो 1 बार है, ये 2 बार और ये 3 बार। तो 2 इसमें 3 बार है, इसलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारा हो जाएगा 3, 2 अपना बहुलक हो जाएगा। फिर आपको इसमें बहुलक का वर्गीकृत जो बारंबारता बंटन है उनका बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेंगे, वो हमारा इस प्रकार का सूत्र रहेगा। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि बहुलक का सूत्र क्या है, तो ये होगा L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। तो एक आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करें, उनकी हिंदी में जो नाम दे रखे हैं वो भी आप इसमें तैयार कर लें। फिर अगला है आपके इसमें उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 वर्गीकृत जो बारंबारता बंटन सारणी है, इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। फिर आप निकालो प्रश्नावली 14.2। 14.2 का एक तो आपको पहला सवाल करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 14.2 का पहला सवाल। इसके अलावा जिसका जो सवाल नंबर 2,
ये भी इम्पोर्टेंट है दूसरा सवाल। और दूसरे के बाद में आपको सवाल लगाना है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 भी आपके इसमें इम्पोर्टेंट है। और फिर आ जाओ आपके 304 पेज नंबर पे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो सबसे पहले माध्यक देख लेते हैं। माध्यक क्या होता है? तो माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक होता है जो आंकड़ों का सबसे बीच के परीक्षण का माप देता है। माध्यक यानी कि मध्य का बीच की संख्या होती है वो हमारा माध्यक होती है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। और दो तरह के इसमें सूत्र होते हैं, सम संख्या के लिए भी और विषम संख्या के लिए भी। तो विषम संख्या के लिए ये सूत्र आपको याद करना है कि n+1/2 फ्रैक्शन का मान। और सम संख्या हो n बराबर तो उसका सूत्र हो जाएगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, और बट्टे में इनके 2 आ जाएंगे। और इसके लिए आपको फिर ये वाला जो सारणी है उसी के नीचे वो आपको तैयार करना है। ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करें। और फिर हम इसमें आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपके इसमें फिर माध्यक वर्ग यानी कि जो वर्गीकृत बारंबारता सारणी है उसके लिए माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। तो ये आपको सूत्र अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। माध्यक बराबर L+n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये L, N, CF, F और H के मान आपको हिंदी में नाम लिखने की। L क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N प्रेक्षणों का संख्या। और फिर ये CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचय बारंबारता। तो इन सभी के मान आपको याद रखने। नाम क्या है इनके सभी के माप ये आप देख सकते हैं। और ये सवाल आपको इम्पोर्टेंट रूप से करना है। अगला सवाल है फिर आपके प्रश्न, ये उदाहरण नंबर 7 कोई वैसे भी आपके काम करनी है। अब सवाल नंबर जो उदाहरण नंबर 8 है वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 8 जो है वो आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। तो एक तो 8वां उदाहरण आपके इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके जो पेज नंबर 313 पे आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक संबंध दे रखा है। ये संबंध आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। ये संबंध आपके पूछा जाएगा, आप इसको अच्छी तरीके से रट लें। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो एक तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर आपके 14.3 प्रश्नावली में जो सवाल नंबर पहला है 14.3 का पहला सवाल है। फिर इसके बाद में इसका सवाल नंबर 2, जो सवाल नंबर 2 है और इसका जो उदाहरण नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 और उदाहरण नंबर ये सवाल नंबर 2, ये दोनों एक जैसे हैं। आप इन दोनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, आपके जो पूरे मार्क्स इसमें आ जाएंगे। फिर आपके जो इसमें सवाल हैं वो 5वां सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 5वां सवाल। इसको भी आप निशान लगा लें, 5वां सवाल। और 5वें के बाद में है आपका सवाल नंबर 6 और 7। 6ठा और 7वां भी महत्वपूर्ण है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक सवाल आपके ये आलेखी निरूपण में है जिसमें आपको त्वरण खींचना होगा। तो त्वरण खींचने के लिए जो आपको ये यहाँ पे दे रखा है कि संचय बारंबारता वक्र को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसका जो सवाल है वो 14.4 में है। एक सवाल आपको वहाँ से तैयार करना है। 14.4 का एक तो आपको सवाल नंबर 1 देखना है। और ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको देख लेना एक बार। और 14.3 तक आपको जो माध्य, माध्यिका, बहुलक अच्छी प्रकार से तैयार कर लेनी है। फिर आपके ये तीनों ही विधियाँ हैं माध्य ज्ञात करने की, प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन। और मध्य बिंदु क्या होता है वो आपने देख ही लिया। बहुलक ज्ञात करने का यह सूत्र है, बहुलक बराबर L+F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और इसके अलावा माध्य का सूत्र ये आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी। तो ये आपके 15वीं प्रश्नावली हुई। 14वीं प्रश्नावली जो कि आपके 15 नंबर की है। 14वीं प्रश्नावली कितने नंबर की है? 15 नंबर की। 8 सवाल इस प्रश्नावली से आएंगे। अगर आप केवल इस प्रश्नावली को तैयार करते हैं तो भी आपके जो अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद वाली प्रश्नावली, 15वीं प्रश्नावली। 15वीं प्रश्नावली आसान है, सबसे आसान है। उसमें आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है और 4 नंबर की प्रश्नावली है और उसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं।
प्रश्नावली 15 है आपके प्रायिकता। ये कितने नंबर की है? 4 नंबर की। इसमें आपको एक तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा पहले प्रश्न में, पहले का 12वां प्रश्न आपके इसी का आएगा प्रायिकता का, और तीसरे प्रश्न का आपका जो 12वां सवाल होगा वो भी प्रायिकता का ही आएगा। तो एक तो अबसद में आएगा और एक वन लाइनर में आएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपके 2 नंबर का आएगा, जो आपके प्रश्न संख्या 5 होगी। तो प्रश्न संख्या आपके जो बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें प्रश्न क्रमांक, हाँ, तो 16वां प्रश्न जो है वो आपके प्रायिकता का ही आने वाला है। तो आप ये 3 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। एक तो पहले का 12वां होगा, एक तीसरे का 12वां होगा, और एक सवाल नंबर 16। ये 3 प्रश्न होंगे और 4 नंबर के आएंगे। तो आइए इसमें आसानी से आपको एक तो एक सूत्र याद करना है कि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें आपके कौन कौन से सवाल हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये पेज नंबर 326 पे है आपके प्रायिकता का सूत्र, सभी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण सूत्र है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और प्रायिकता की ये जो परिभाषा है वो किसने दी थी? पियर साइमन लाप्लास के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी 1795 में। ये है पियर साइमन लाप्लास। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहला जो उदाहरण है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता याद करनी है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो इसको तो आप याद कर लें, चित्र प्राप्त करनी हो या पट प्राप्त करनी हो, एक सिक्के में अनुकूल परिणाम 1 कुल परिणाम 2 होंगे, तो 1/2 इसके आंसर होंगे, चित्र के भी और पट के भी। फिर इसके बाद में दूसरा उदाहरण लगा लो आप इसमें, उदाहरण नंबर 2, थैला वाला लाल सफ़ेद और पीली गेंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके इसमें आपको जो याद करना है वो यहाँ पे याद करना है कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर तीसरा उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता और 4 से छोटा या उसके बराबर अंक आने की प्रायिकता। फिर आपको एक और ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका उत्तर 1 आता है। तो ये दोनों पूरक घटनाएं कहलाती हैं, एक दूसरे की पूरक घटनाएं। किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता की जोड़ 1 के बराबर होती है। फिर आपको एक लाइन ये याद करनी है कि जिस घटना का घटित होना असंभव हो उसकी प्रायिकता 0 होती है, और ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। जो घटना संभव ही नहीं घटित होना उसको हम असंभव घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता 0 होती है। दूसरी ये हो सकती है कि जो घटना घटित होना निश्चित हो उसकी प्रायिकता 1 होती है, और उसको हम निश्चित घटना या निर्धारित घटना कहते हैं। फिर आपको एक बात और याद करनी है कि प्रायिकता को जो मान है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। इसको प्रायिकता की सीमा कहते हैं, इसको प्रायिकता की सीमा कहते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर आपके जो ताश वाला है उसमें से आपको एक बात ये याद करनी कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 13-13 के 4 ग्रुप बने होते हैं। इनमें से आपके एक तो बादशाह होता है, एक इक्का होता है, एक बेगम और एक इसमें गुलाम होता है, और बाकी के ये नंबर इस के ऊपर लिखे हुए होते हैं। तो उनसे कोई लेना देना नहीं, अपने तो ये याद रखना है कि बादशाह, बेगम और गुलाम ये फेस कार्ड कहलाते हैं। तो अब सदर में आपके सवाल क्या बन सकता है कि निम्न में से कौन सा फेस कार्ड नहीं है? तो बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का, इनमें से कौन सा फेस कार्ड नहीं है? तो इक्का जो होगा वो फेस कार्ड नहीं होगा। और ये टोटल 52 में से 12 पत्ते फेस कार्ड होते हैं, 12 पत्ते फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, ये 3-3 होते तो 13 के ग्रुप में, तो 3 चौक 12 हो जाएंगे। तो इसमें से आपके सवाल है उदाहरण नंबर 4, या आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। उदाहरण नंबर 4। फिर अगला प्रश्न है आपके, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है सविता और हमीदा वाला। तो दोनों का जन्मदिन अलग अलग और एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। फिर आपके जो सवाल है वो उदाहरण नंबर 8, इसको आप लगा लें। उदाहरण नंबर 8 का वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, केवल इनको आप निगाह से निकालें, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। और फिर अगला सवाल है आपके उदाहरण नंबर
फिर आपकी उदाहरण नंबर इसमें 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उदाहरण नंबर 13। इसको आप इसी तरीके से तैयार करें। अंकों का योग 8 आने की और अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 12 से छोटी या उसके बराबर आने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो तीनों ही आप इसमें उदाहरण नंबर 13 में देखिए। फिर आपके 15.1 का ये पहला सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता की जोड़ कितनी होती है? 1 होती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, असंभव घटना होती है, और उसकी प्रायिकता 0 होती है। ऐसी प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित घटना कहलाती है। फिर इसमें सभी प्रयोग की सभी प्रारंभिक किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। फिर इसका जो तीसरा सवाल है वो इम्पोर्टेंट इसमें कि फुटबॉल खेल प्रारंभ करने से पहले सिक्के को ही क्यों उछाला जाता है? सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और फिर इसके बाद में है ये 0.992 वाला। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 9 और इसका सवाल नंबर 10। फिर इसके बाद में आपका जो सवाल है वो इसमें लगाओ 12वां 13वां। 12-13 के बाद में सवाल नंबर 14। ठीक है, ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक ही आपके इसमें सवाल नंबर 16, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें सवाल नंबर 19वां भी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। और 19वें के बाद में आपका 21वां, और 21वां के बाद में एक और लास्ट है अपना सवाल नंबर 24। तो ये आपकी प्रायिकता के महत्वपूर्ण सवाल थे। अब हम प्रश्नावली जो आपकी 5वीं प्रश्नावली है उसको देखते हैं। पांचवी प्रश्नावली आपके समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी में आपके 9 नंबर के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से सवाल होंगे वो हम इसमें देख लेते हैं। इस 5वीं प्रश्नावली का एक तो आपके पहले सवाल में होगा 5वां सवाल। पहले का 5वां जो होगा वो इस 5वीं प्रश्नावली के होगा, 1 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद में जो सवाल है वो आपके दूसरे सवाल का दूसरा, पहले का 5वां और दूसरे का दूसरा रिक्त स्थान में पूछा जाएगा एक। और एक फिर आपके जो तीसरी प्रश्नावली, तीसरा जो सवाल है, तीसरा सवाल आपके फिर आपके एक पेपर का जो 8वां सवाल है वो आपके इसी प्रश्नावली का होगा, 8वां और 9वां। 8वां और 9वां दोनों 5वीं प्रश्नावली के होंगे। तो इस प्रकार से आपके इसमें टोटल 5-6 प्रश्न बनते हैं जो कि आपके 9 नंबर के सवाल हो जाएंगे। और एक आपके सवाल नंबर 17, जो सवाल नंबर 17 है वो भी आपके इसी प्रश्नावली का होने वाला है। तो टोटल आपके 9 नंबर के प्रश्न इस समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली में से पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम इसमें देख लेते हैं। एक तो ये जो सारणी देखिए समांतर श्रेणी वाली, इनमें कौन कौन सी जो समांतर श्रेणी है कौन कौन सी नहीं है वो आप इसमें से देख लें, क्योंकि ये अबसद में आपको दे सकते हैं कि इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। और ये प्रत्येक संख्या में जो सूची में जो संख्या दे रखी है उनको पद कहते हैं, या विशेष ध्यान रखें। फिर इसका इंपॉर्टेंट है सारवंतर। सारवंतर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको। और ये ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं। तो सारवंतर का मान देखो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और इसका 0 मान भी हो सकता है। तो जैसे एक समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 4, 6 और 8, तो इसका सारवंतर कितना होगा? 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 इसका सारवंतर होगा। 6 में से 4 को घटाएंगे तो भी इसमें 2 आएंगे, और 8 में से 6 को घटाएंगे तो भी इसमें 2 आएंगे। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। फिर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा ये चौथा पद है। और ये जो है इसको हम इसका जनरल फॉर्म कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है। और फिर परिमित और अपरिमित, जिनमें पदों की संख्या सीमित होती है उनको हम परिमित कहते हैं, और जिसमें पदों की संख्या असीमित होती है उसको हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर एक उदाहरण दे रखा है, पहला पद दे रखा है 6 और इसमें d का मान है 3, तो इसकी हमें एपी बनानी है। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे?
इस ए में इस डी को जोड़ेंगे तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, तो दूसरा पद 9 आएगा। फिर तीसरा पद 9 में 3 और जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इस प्रकार से समांतर श्रेणी चलती रहेगी। इसका उदाहरण नंबर 1 है। इस समांतर श्रेणी का आपको एक तो पहला पद ज्ञात करना है, एक इसका सारवंतर ज्ञात करना है। फिर ये इसमें से आपको देखना है कि कौन कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। और अगला सवाल है फिर आपके 5.1 का पहला सवाल, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, तो कुल किराया आपको ज्ञात करना है। और इसका जो सवाल नंबर दूसरा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला पद और डी दे रखा है, 4 पद लिखने हैं। और इसका तीसरा पद भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला पद और सारवंतर ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आप में एनवा पद। तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए कई सारे सूत्र सवाल बनते हैं। इसमें एक सूत्र एनवा पद का आपको याद करना है। एनवा पद का जो सूत्र है वो आप इसमें अच्छा इसमें कोई ये देखें कि पहला पद जो है वो ए होता है और सारवंतर डी होता है। तो उसका जो एनवा पद है उसका सूत्र क्या होता है? एनवा पद का सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ए एन को इस समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं और इस ए एन को हम अंतिम पद के रूप में भी लिखते हैं। फिर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके सवाल उदाहरण नंबर 3। जो उदाहरण नंबर 3 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। इसके अलावा उदाहरण नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 भी अति महत्वपूर्ण सवाल है। फिर अगला सवाल है आपके उदाहरण नंबर 7। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7वां उदाहरण, 2 अंकों की कितनी संख्या है 9 से विभाजित है? तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 10, 11, 12 से 99 तक। तो पहली संख्या होगी इसमें 12, फिर 15, लास्ट में 99। एन का मान इसमें ज्ञात करना है। इसके अलावा है इसमें आपके 8वां सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वें सवाल के जैसे आपके एक और सवाल दे रखा है, वो भी आपको इसी प्रकार से करना है। फिर आपके अगला सवाल है इसमें सवाल नंबर 5.2। इसके जो सवाल है वो आप इसको अच्छी तरीके से करें। पहला सवाल है इसका, पहले का पहला एक तो करना है, पहला पद डी है और पहला पद 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है, तो इसका एनवा पद ज्ञात करना है। एक तो आप इसको कर लें। और एक इसमें जो आपके सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2, इसके दोनों सवाल नंबर 2 के ये पहला और दूसरा, इसमें से पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप इसका जो उत्तर है वो आप माइनस के 77 अच्छी तरीके से याद रखें। फिर नेक्स्ट है आपके तीसरे का पहला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका उत्तर 14 आएगा। इन दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग लगा देंगे। फिर अगला सवाल जो इसका चौथा सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 5वें का पहला, इसका चौथा और 5वें का पहला ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसके अलावा जो सवाल नंबर 7 है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7वां सवाल, 7वां, और एक है इसमें 9वां सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 13वां और 14वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें। और इसके बाद में 16 और 17, ये दोनों प्रश्न हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका जो 19वां सवाल है वो महत्वपूर्ण है। सुब्बा राव वाला जो सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एन पदों का योगफल, किसी भी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो एन पदों का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र है, एक तो आपको ये याद करना है कि 1 से लगा के 100 तक की जोड़, 1 से लगा के 100 तक की जो संख्या है इनकी जोड़ 50-50 होती हैं। ठीक है, इसका सूत्र हम अभी देखेंगे 50-50 कैसे आता है। तो ये आप याद रखेंगे, 1 से 100 तक की जो गिनती है इसकी जोड़ 50-50 होती है। 5050 इसके आंसर आएंगे। फिर एक प्रथम एन पदों का योग किसके बराबर होगा? तो एस.एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र याद कर, इससे कई सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। यदि पहला पद और अंतिम पद दे रखा और पदों की संख्या भी पता हो तो हम योगफल डायरेक्ट ही ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा s बराबर n/2 a प्लस l। जब हमें इसमें अंतिम पद दे रखा हो और सारवंतर नहीं दे रखा हो तब हम ये वाला सूत्र लगा के काम कर लेंगे। तो आपके इसमें जो सवाल हैं वो देखते हैं हम इसमें। उदाहरण नंबर 11,
महत्वपूर्ण सवाल है ये। उदाहरण नंबर 11 लगा लें आप इसमें, इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। फिर इसका उदाहरण नंबर 12 है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। उदाहरण नंबर 12 और 13, तो 11, 12 और उदाहरण नंबर 13, ये तीनों ही सवाल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आपके 14वें उदाहरण में आपको प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग याद रखना है, 500 500, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। और प्रथम n धन पूर्णांकों के जो जोड़ हैं वो होते हैं n कोष्टक n प्लस 1/2 के बराबर। तो ये प्रथम n धन पूर्णांकों का योग हो जाएगा Sn बराबर n कोष्टक n प्लस 1/2। फिर आपके है सवाल ये उदाहरण नंबर 15, प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद में दे रखा है। तो पहला हम इसको समांतर श्रेणी बनाएंगे, an बराबर n की जगह पे 1 2 3 4 रखेंगे और इसमें पहला दूसरा पद तीसरा पद आएगा। फिर इसके प्रथम 24 पदों की योग ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 16, ये कई बार पूछा हुआ सवाल है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। फिर इसके बाद में आपके प्रश्नावली है 5.3। 5.3 का जो पहला सवाल है उसमें पहले का जो पहला सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से लगा लें। इसके बाद में जो आपके सवाल है वो दूसरे का दूसरा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, दूसरे का दूसरा, इसमें आपको इनका योगफल ज्ञात करना है। और तीसरे का तीसरा सवाल है उसका आपको पहला प्रश्न करना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद में जो सवाल है वो है इसमें चौथा 636, वो 78 वाला सवाल है। इसी प्रकार से ये 636 वाला करना है, एक द्विघात समीकरण बनेगी, फिर इसमें n का मान ज्ञात करना है। इसका 5वां सवाल है, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। और इसके अलावा इसका जो सवाल नंबर 7 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5वां और 7वां। इसके बाद में 8वां सवाल, तो ये 5वां 7वां और 8वां, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर आगे के जो सवाल है वो आपके इसमें है 12वां 13वां और 14वां, ये 3 सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। और बाकी के सवाल फिर आपके इतने कोई काम के नहीं है, आप इनको छोड़ सकते हैं। तो ये आपकी 5वीं प्रश्नावली हुई। 5वीं प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो आप देख लें। एपी का जो व्यापक रूप है वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d होता है। और फिर इसका nवां पद ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और फिर n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब इसका लास्ट वाला पद दे रखा हो तब हम इसमें डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपकी जो 5वीं प्रश्नावली है, 9 नंबर की प्रश्नावली, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो 8वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय, ये आपकी कितने नंबर की है? 12 नंबर की है। तो 12 नंबर में आपके जो सवाल पूछे जाएंगे, तो पहला सवाल जो होगा उसमें आपके जो इस 8वीं प्रश्नावली से 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपका एक तो 8वां सवाल और एक 9वां सवाल। पहला का ऑब्जेक्टिव जिसमें आपके एक तो 8वां और एक 9वां, 2 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में होंगे और एक सवाल आपके वापस दूसरे का जो सवाल नंबर 5 है, दूसरे का 5वां रिक्त स्थान, वो भी इसी प्रश्नावली से पूछा जाएगा। और फिर आपके जो सवाल बनता है वो तीसरे सवाल में आता है। तीसरे सवाल में आपके 2 सवाल वापस बनेंगे, एक तो 9वां सवाल है और एक 10वां सवाल। तो 9वां और 10वां आपके 8वीं प्रश्नावली के आएगा। तो 5 सवाल तो यही हो गया आपके, पहले में 2 सवाल, फिर दूसरा में 1 सवाल और फिर तीसरे में वापस 2 सवाल। तो इस प्रकार 5 नंबर के प्रश्न आपके 1-1 नंबर के होंगे। 5 प्रश्न 1-1 नंबर के इसी प्रकार से इसी प्रश्नावली से पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद जो सवाल बनेगा इसी प्रश्नावली का, वो बनेगा आपकी प्रश्नावली 8 का सवाल नंबर 13। जो 13वां सवाल है वो आपके 2 नंबर का होगा और इसी प्रश्नावली से पूछा जाएगा। तो ये हो गए 5 और 2 7। और फिर इसके बाद में जो सवाल आएंगे वो आपके 19वां सवाल होगा। 19वां सवाल हो जाएगा आपके 3 नंबर का और 19वां अथवा में पूछा जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार रखें। ये आपके अथवा में पूछा जाएगा। तो ये हो जाएंगे टोटल आपके 12 नंबर। तो 8वीं प्रश्नावली आपके 12 नंबर की है, इसमें से 12 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल है जो अति महत्वपूर्ण है।
एक तो त्रिकोणमिति के लिए आपको एक तो आर्यभट्ट का नाम याद रखना है। ये जो दे रखा है इसको आप एक बार पढ़ लें, आर्यभट्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। यहाँ पे आपको साइन कोस का नाम कैसे पड़ा वो सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो प्रश्न पूछ भी सकते हैं वहाँ पे। आपको जो तैयार करना है एक उदाहरण नंबर पहला उदाहरण दे रखा है tan 4/3 है, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। फिर आपके 8.1 प्रश्नावली में सवाल नंबर आपके 3 है जो इम्पोर्टेंट है, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। तो 2 सवाल तो ये है, तीसरा और चौथा। इसके बाद में आपके अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो ये आपके 8.1 हो गई। अब 8.2 में एक तो आपको वो सारणी याद करनी है। 8.2 की जो सारणी दे रखी है वो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करनी है। तो ये जो सारणी दे रखी है 8.1 की, वो सारणी आप इसको तैयार करना। 8.2 में काम आएगी। इसके अलावा साइन 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होता है, ये सभी आप याद रखें, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो 3.2 में जो उदाहरण नंबर 8 है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कोस a प्लस बी बराबर 1/2। तो ये जो सवाल है 8वां उदाहरण वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं प्रश्नावली में। तो 8.2 प्रश्नावली में कौन कौन से सवाल है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो 8.2 में पहला सवाल और एक इसका दूसरा सवाल, पहला दूसरा, और एक इसका तीसरा सवाल और एक है इसमें चौथा। तो ये 4 सवाल आप इसको करें, आपको 4 में से एक सवाल आपकी परीक्षा में मिल जाएगा। फिर आपको दूसरा सवाल पूरा लगाना है क्योंकि 2 अवस्तद वाले प्रश्न आएंगे और इन 4 में से आपके एक सवाल अवस्तद में फिक्स देखने को मिलेगा। इन 4 में से एक सवाल आ जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें, चारों को एक अवस्तद आपके इन 4 में से मिल जाएगा। और फिर इसका सवाल करना है आपको तीसरा। जैसे उदाहरण नंबर 8 है वैसे इसका तीसरा उदाहरण है। फिर आपको पूरक सूत्र याद करने, इसमें पूरक सूत्र दे रखे हैं यहाँ पे। तो इन पूरक सूत्र को आप अच्छी तरीके से याद कर लें, इनको लगा लें आप। साइन 90 माइनस ए कोस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कोट ए, कोट 90 माइनस ए टेन ए, सेक 90 माइनस ए कोसेक ए और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए। एक तो ये सूत्र याद करें। इसके अलावा कुछ ये मान है वो आप याद करें। टेन 0 का मान 0, कोट 90 का मान भी 0। और उदाहरण नंबर जो 9 है वो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उदाहरण नंबर 9 के बाद में आपका उदाहरण नंबर 10 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10वां उदाहरण ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में इसका जो सवाल नंबर 11 है, उदाहरण नंबर 11, इसके कम चांस है फिर भी आप इसको लगा लें। और फिर आ जाओ 8.3 में। सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाएंगे वो 8.3 से ही पूछे जाएंगे। तो इसका जो इसके तो एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ने, 8.3 तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये सवाल आपके अबस्तद में बन सकते हैं, रिक्त स्थान में बन सकते हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। देखो ये बट्टे वाली संख्या, इनका मान 1 1 होता है। इसका मान 1, इसका मान भी 1, इसका मान 0, इसका मान 0। फिर इसका जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है तीसरा और पांचवा और चौथा और छठा। तो 3 4 5 6 ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। इसमें भी ये छठा सवाल कई बार पूछा हुआ सवाल है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। सातवां तो थोड़ा सा आसान ही है, इसमें दोनों को 0 से 45 के बीच में बदलना है, कर लेंगे। फिर आपको एक याद करनी है सौर समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लें, इनका मान पूछा जा सकता है। फिर दूसरी सौर समीकरण है 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। या यूँ भी पूछ सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर। तो ये जो सूत्र हैं ये आप इसको याद कर लें, 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है। फिर इसके बाद में है आपका एक और सूत्र है 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। और tan a का मान कितना होता है ये सब यहाँ पे दे रखा है, तो इसको भी आप याद करें। tan 30 का मान 1/√3 होता है और कोट 30 का मान √3 होता है। फिर आपको 12वां उदाहरण देखना है, कोस tan और साइन को इनको साइन के पदों में लिखना है। फिर आपके सवाल है, इसमें सवाल नंबर है आपके उदाहरण 15 है 8.4।
8.4 का एक तो आपको लगाना है पहला सवाल, 8.4 का पहला, और इसके बाद में तीसरा पूरा, दोनों ही करने आपके, और चौथा सवाल पूरा करना है। तीसरा और चौथा दोनों पूरे करने हैं, क्योंकि ये 4 बस दे रखे और इन्हीं में से आपके प्रश्न बनेंगे। एक तो इसके बनने के चांस ज़्यादा हैं पहले वाले के, और एक इस चौथे वाले के, इन दोनों के प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस है। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार रखें। फिर आ जाओ, सबसे बड़ा प्रश्न आएगा आपके इस प्रश्नावली में से। तो इसमें से एक तो 5वें का पहला 100% आएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें, और एक इसके साथ में है इसका छठा सवाल। तो छठा सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है, ये √1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन है बराबर sec(tan) है। तो ये भी आप इसको अच्छी तरीके से तैयार रखें। और इसके अलावा फिर आपके सवाल हैं, ये दूसरा सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और दूसरे के बाद में फिर आपको तैयार करना है इसका सवाल नंबर 7। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 7वां भी। छठा, 7वां और 8वां, ये तीनों तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा, 7वां और 8वां ये लगातार दे रखे, तीनों ही अति महत्वपूर्ण सवाल है। और फिर इसका लास्ट वाला सवाल है 10वां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इन 4-5 को तो आप रट लो, इनमें से 2 सवाल आपके परीक्षा में दिख जाएंगे, आपको वहाँ पे मिलेंगे ये। तो कोई से भी इस प्रश्नावली के जो मैंने सवाल बताए, इनमें से 2 को अच्छी तरीके से तैयार कर लो। तो ये हो गया आपकी 8वीं प्रश्नावली। अब हम कोई दूसरी प्रश्नावली है उसको हम देखते हैं। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी। तो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। तो वृत्त के केवल एक बिंदु पर टच करके निकलता है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे ये टच नहीं करी तो इसकी स्पर्श रेखा नहीं है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये इसको टच करेगी एक बिंदु पे, इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अगर इसको काट के निकलती है तो इसको हम छेदक रेखा कहते हैं। एक बिंदु पे टच करके निकलती है इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी जब बिंदु वृत्त के अंदर हो। तो बिंदु जब उस वृत्त के अंदर होगा तो हम कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। जब बिंदु वृत्त के ऊपर हो, ये कोई वृत्त है, इसके ऊपर कोई एक बिंदु है P, तो यहाँ से हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जब बिंदु वृत्त के बाहर हो तो वहाँ से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बिंदु वृत्त के बाहर होने पर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक और बात याद रखनी कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। फिर आपके सवाल है, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। यह आपको जो रचना 11.3 है, यह आपको विशेष महत्वपूर्ण रूप से देखनी है। फिर आपकी प्रश्नावली है 11.2, इसमें से आपको सवाल करना है एक तो पहला, एक सवाल करना है आपको इसमें दूसरा, एक सवाल करना है इसमें चौथा। पहला, दूसरा और चौथा। इसके बाद में आपको जो एक सवाल करना है सवाल नंबर 7। तो ये 3-4 सवाल है, ये आप 11वीं प्रश्नावली से तैयार कर लें, 11 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये देख लें आप, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक भुज, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कोटि, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0,0 और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0,y। फिर आपको इसमें याद रखना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है वो हम इसमें देख लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, वो ज्ञात करने के लिए हम इसमें दूरी सूत्र काम में लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? अंडर रूट, ये दो बिंदु दे रखे हैं Px1 y1, दूसरा Qx2 y2, उनके बीच की दूरी को हम PQ लिखेंगे और इसका सूत्र होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। विशेष आपको याद रखना है कि जब एक बिंदु दे रखा और उसमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो ये सूत्र काम में आएगा, OP बराबर अंडर रूट x2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका उदाहरण नंबर 1 तैयार करें आप, कि आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो शीर्ष दे रखे हैं वो किस प्रकार के त्रिभुज के शीर्ष है। तो दूरी सूत्र लगाकर इसमें हमें याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि जो 4 बिंदु दे रखे हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं। और अगला सवाल है आपका इसमें चौथा उदाहरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है चौथा उदाहरण। IMP इसको लगा लें और इसको आप अच्छी तरीके से तैयार भी कर लें। फिर आपके 5वां उदाहरण है, y अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है।
7.1 प्रश्नावली। 7.1 का एक तो आपको पहला करना है, एक इसका दूसरा करना है। 7.1 का पहला और दूसरा। इसके अलावा आपको दूसरा सवाल का आधा सवाल करना है। दूरी ज्ञात कीजिए तक इसको करना है 0 से एक मूल बिंदु दे रखा है एक तो, एक 36,15 दे रखा है। तो इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। फिर आपके अगला सवाल है 7वां सवाल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। इसके अलावा इसका जो 10वां सवाल है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 7वां, 8वां और 10वां ये आपके 7.1 में से। फिर आपको विभाजन सूत्र याद करना है 7.2 में। तो ये दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु x y के निर्देशांक, और ये विभाजन सूत्र कहलाता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसको विभाजन सूत्र कहते हैं। और विशिष्ट स्थिति में जब ये मान बराबर हो जाता है, अनुपात 1 हो जाता है, तो वो मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इसका जो उदाहरण नंबर 6 और 7 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने इसमें उदाहरण नंबर 8। इन बिंदुओं को समत्रिभाजित करने वाले रेखाखंड के जो बिंदु के निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करने। एक है इसमें सवाल नंबर उदाहरण नंबर 10। 10वां उदाहरण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पी का मान इसमें ज्ञात करना है। आ जाओ 7.2 प्रश्नावली में कर लगा वाला, एक तो पहला और एक इसमें दूसरा। पहला दूसरा 7.2 का, और फिर इसमें आएगा सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। ये दोनों सवाल आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको बढ़िया तैयार कर लें। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हमें दे रखे। तो विकर्ण ज्ञात करके इनका गुणा कर देना और 2 का भाग लगा देना। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र पूछे तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। फिर आता है आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। फिर आपके इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उदाहरण नंबर 11 और उदाहरण नंबर 12। 11 और 12 इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी 11वां जो उदाहरण है वो कई बार पूछा हुआ है। अगला सवाल है आपका इसमें उदाहरण नंबर 13। इसमें आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या 0 होने पर सभी 0 हो जाएंगी। तो इसमें तो आपको सूत्र लगा के हल करना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 7.3 प्रश्नावली है। इसमें से एक तो करना है आपको पहला सवाल। पहला सवाल आपको पूरा करना है, इसके अलावा इसका दूसरा सवाल भी करना है। पहला सवाल और दूसरा सवाल, और फिर है आपके तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही करने हैं आपको इसमें। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। तो ये प्रश्नावली थी आपके 7वीं प्रश्नावली, जो कि 6 नंबर की है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आपके तीसरी प्रश्नावली, और तीसरी प्रश्नावली आपके 9 नंबर की प्रश्नावली है। जो तीसरी प्रश्नावली, इसमें से 9 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और कौन कौन से नंबर पे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूं। इस प्रश्नावली में से एक तो आपका जो दूसरा सवाल है, दूसरा रिक्त स्थान उसका पहला, दूसरे का पहला रिक्त स्थान इसी प्रश्नावली का आएगा। और फिर पहले का तीसरा, पहले का तीसरा तीसरी प्रश्नावली का आएगा, दूसरे का पहला तीसरी प्रश्नावली का, और फिर आएगा आपके तीसरे सवाल का सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। अच्छा, सवाल नंबर 3 नहीं आएगा, सवाल नंबर 4 आएगा। सवाल नंबर 4 आपके तीसरी प्रश्नावली से पूछा जाएगा। तो ये सवाल 3 तो आपके ये हो गए। फिर आगे भी आपके इसमें और सवाल बनेंगे। इसके जो सवाल नंबर 6, छठा सवाल है, जिसमें आपके इसी प्रश्नावली के सवाल पूछे जाएंगे तीसरी प्रश्नावली से। और फिर इसके बाद में जो सवाल बनेगा आपके इसमें
ग्राफ बनेगा सीधा ही ग्राफ, जो कि आपके सवाल नंबर 21 होगा। 21वां सवाल आपके 4 नंबर का आएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं, इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक तो आपको ये याद करना है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर एक बिंदु स्थित होता है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो इस प्रकार होता है ax + by + c = 0। इसका हल जो होगा उसको हम एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। इसको रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। और फिर आपको इसमें ये याद रखना है इनके मानक रूप, व्यापक रूप क्या होते हैं वो। फिर ये याद रखनी है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, समांतर प्रतिच्छेदी नहीं होती और दोनों समपत्ति होती हैं। तो ये जो चित्र ये तो ये प्रतिच्छेदी है, ये समांतर है और ये समपत्ति है। फिर आपके इसमें से ग्राफ बनेंगे। ग्राफ जो आएगा, एक तो आपकी बनी बनी सारणी आएगी और एक आपको समीकरण बनानी पड़ सकती है। तो इसका जो दूसरा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोमिला वाला। रोमिला ने स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। इसी प्रकार से सोनाली ने 18 रुपये में 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है फिर आपके इसमें 3.1 प्रश्नावली। 3.1 प्रश्नावली के जो सवाल नंबर 2 हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका तीसरा सवाल है वो भी अति महत्वपूर्ण है। तो दोनों को आप जो बढ़िया तैयार कर लें ताकि आपके नंबर नहीं कटें इसमें। फिर ग्राफीय विधि से हल करना। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए ये वाली सारणी आपको याद करनी है कि रेखा युग्म किस प्रकार के होंगे, उनमें अनुपात क्या होगा, इनकी ग्राफीय विधि में कैसी आकृति बनेगी, और उसको हम किस प्रकार से उनकी प्रकृति क्या होती है वो आपको बताना है कि संगत है असंगत है, वो सब इसमें बताना होगा। फिर आपके उदाहरण नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफ के लिए। उदाहरण नंबर 4 x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। तो ये आप इसको बढ़िया तैयार करें उदाहरण नंबर 4 को। फिर लगाओ आप 3.2 प्रश्नावली का जो पहले का जो दूसरा है वो इसमें अति महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर आपके दूसरा पूरा करना है, तीसरा भी पूरा करना है, और चौथा भी आपको कुछ सवाल आपको इसमें से भी पूरे कर लेने। जैसे पहला सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपके ग्राफ का नहीं आएगा पहला। तो फिर सवाल नंबर 1 तो 2, एक सवाल नंबर 3। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करें, आपके जो काफ़ी सवाल जो इसमें सही हो जाएंगे। एक इसका आपको लगाना है सवाल नंबर 7, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करने वाला। फिर इनको हल करने की जो विधियां हैं वो प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्र गुणन है। इसको बीजगणितीय विधि कहते हैं, और ग्राफ वाली को आलेखी विधि या ग्राफीय विधि कहा जाता है। प्रश्नावली 3.3 है, इसमें से आपको करना है एक तो पहला सवाल। 3.3 का जो पहला सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बड़ी अच्छी तैयारी करके इसको जो कंठस्थ कर लें। और एक इसमें फिर बन रहा है आपके सवाल नंबर 2 एस और टी वाला। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो है इसमें तीसरे का एक तो पहला और एक दूसरा सवाल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा सवाल भी महत्वपूर्ण है और इसका तीसरे का पहला भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपको एक सवाल करना है इसमें, जो तीसरे सवाल है इसमें वो वाला क्रिकेट की टीम वाला, और एक आपके नगर टैक्सी वाला तो इम्पोर्टेंट है, ये हर बार आता है। और एक इसका है जो छठा सवाल, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उनकी पुत्र की आयु का अनुपात मतलब 7 गुनी है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी। फिर आती है विलोपन विधि, किसी एक को विलोपित करके हम इसमें ज्ञात करते हैं।
विलोपन विधि के लिए उदाहरण नंबर 12 तैयार करना आप इसमें, विलोपन विधि आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एक ये उदाहरण नंबर 13 के आप उत्तर याद रखें। दो अंकों की एक संख्या जिसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या की जोड़ 66 है और संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपके 42 और 24 हो जाएंगे। 42 और 24 इसके आंसर होंगे। फिर आपके 3.4 प्रश्नावली जिसका पहला सवाल 3.4 का पहला, इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि लगाकर इसमें हल करना है। फिर आपकी अगली विधि है वज्र गुणन विधि। फिर आपको सवाल करना है उदाहरण नंबर 16, जो तीसरी प्रश्नावली का 16वां उदाहरण है वो आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में 3.5 प्रश्नावली में आ जाओ, तो इसमें से आपको करना है एक तो इसका दूसरा सवाल नंबर 2 और एक करना है आपको इसमें के वाला। ठीक है, कोई हल प्राप्त नहीं, इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है। फिर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफी विधि तो हो जाएगी आराम से। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। फिर आपके इसमें प्रश्नावली का जो सवाल है वो सवाल आ जाएगा 4.1 में। 4.1 में तो आपको केवल ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें भी आपके जो सवाल नंबर 3 और 5 और इसका चौथा और इसका छठा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5 और 6 और इसका पहला सवाल। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने, तो दो ही गुणनखंड होंगे। द्विघात समीकरण है तो दो ही गुणनखंड होंगे, तो शून्यक हो या फिर द्विघात समीकरण, दोनों के गुणनखंड एक ही हैं। तीसरा उदाहरण लगाएं एक तो आप इसमें गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को मूल ज्ञात करना है। एक तो तीसरा उदाहरण। फिर उदाहरण नंबर 4, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने। इसके बाद में जो सवाल आएगा वो आपके 5वां सवाल, यानी कि उदाहरण आपको कोई सा भी नहीं छोड़ना है, अधिकतर जो उदाहरण है वो सारे के सारे आपको करने हैं। फिर आपके 4.2 में आ जाओ। इसमें आपके गुणनखंड विधि से पहला करना है, दूसरा करना है और एक आपके 5वां करना है, छठा भी आपको कर लेना है, चौथा भी आपको कर लेना है। इसमें से फिर आपके तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, दो संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। फिर इसके साथ साथ में ये दो क्रमागत धन पूर्णांकों का ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो द्विघात समीकरण को भी हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग बनाकर और श्रीधराचार्य विधि, जिसको हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इसमें आपको लगाना है इसका उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 पूर्ण वर्ग बनाने करने की विधि है, उससे इसके मूल ज्ञात करने। और फिर एक इसमें द्विघाती सूत्र b² माइनस 4ac, द्विघात समीकरण है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसका जो सूत्र है x का मान ज्ञात करने का वो माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसको द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। फिर अगला सवाल आपके उदाहरण नंबर 11, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। फिर 13वां उदाहरण है, 13वें का पहला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि मूल अस्तित्व में हो तो फिर द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इनको ज्ञात करना है। और एक इसका दूसरा x² प्लस 4x प्लस 5। फिर 14वां उदाहरण ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका पहला भी आया हुआ है और इसका दूसरा भी आया हुआ सवाल है।
फिर अगला सवाल है प्रश्नावली आपके 4.3। इसमें से तो आपको एक पहला सवाल ही करना है, पहला सवाल ही कर लें। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करना है और इसको आप फिर श्रीधराचार्य विधि लगाकर भी हल कर सकते हैं। एक आप ये तैयार करें, तीसरे का पहला। फिर है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति विविक्तिकर पर निर्भर करती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विविक्तिकर कहते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर। ये विविक्तिकर 0 से बड़ा होता है तो धनात्मक होता है, इसका मतलब मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। 0 के बराबर होने पर मूल वास्तविक और बराबर, 0 से छोटा होने पर मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो इससे आपको सवाल उदाहरण नंबर जो 16 है वो आपको करना है। फिर आपके सवाल प्रश्नावली की ओर चलते हैं। इसमें 14.4 में आपको एक तो पहला सवाल करना है और एक इसका दूसरा सवाल करना है। ये दूसरा तो आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार रखें। फिर आपके पहले प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें से आपको क्या क्या याद करना है। एक तो आपको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है वो याद रखना है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। और अगला सवाल है इसमें आपके दशमलव प्रसार वाला है। तो दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। नेक्स्ट है आपके फिर सवाल नंबर, आपको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग HCF ज्ञात करने के लिए करना होगा। जैसे सवाल दे रखें ये 12,576 और 4,052, तो इनका HCF ज्ञात करना, तो कितना आया इसमें 4 आ गया। अब इनका LCM भी आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें 1.1 का पहला सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1.1 का पहला सवाल 135 और 225 वाला, बाकी की भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें, और एक इसका तीसरा। फिर चलते हैं 1.2 में। तो 1.2 में जो कुछ खास है वो हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ से आपको याद रखना है, ये गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। फिर अगली जो सवाल है वो है इसमें छठा उदाहरण, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8। इनमें आपको LCM HCF ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 7 में भी अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 के गुणनखंड ज्ञात करने, 96 और 404 के। इसके बाद में उदाहरण नंबर 8 है, ये भी आपको करना है 6, 12, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों ही इसमें ज्ञात करने। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणा उनके लघुत्तम और उनके महत्तम के बराबर होता है। इसका जो पहला सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1.2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 सवाल लगातार दे रखे, चारों ही अति महत्वपूर्ण है। और करना चाहो तो आप इस 7वें सवाल में LCM निकाल के देखना, इसका आंसर आ जाएंगे। फिर आपको परिमेय अपरिमेय याद रखना है। जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते वो परिमेय है, जिनको हम नहीं लिख सकते वो अपरिमेय रूप में जानी जाती हैं। अपरिमेय संख्या के उदाहरण √2, √3, √5, पाई, माइनस के √2 बटा √3, 0.0, 110, 1110, 1110। फिर आपको ये याद रखना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक ये सवाल तो इसमें आएगा ही आएगा। उदाहरण नंबर 9, √3 का एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। फिर आपको बताना है कि 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। 3 √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो संख्या देगी वो सभी आपकी 1.3 में याद कर लेनी है, सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। फिर इनका दशमलव प्रसार करना है। तो दशमलव प्रसार में भी आपकी प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वो सबसे पहले करना है।
इनके अलावा इन दशमलव प्रसार को आप देखना इसमें, और लास्ट में आपके इनके आपने क्या सीखा उसमें महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में भी दे रखा है। फिर आ जाएगा 1.4 जो कि आपके बिना भाग दिए डायरेक्ट इसका दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या फिर अशांत है। फिर इसका तीसरा है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो तीसरे का पहला तो सीमित है, दूसरा असीमित है और तीसरा सीमित है, तो ध्यान रखिए इसको। फिर ये आपकी दूसरी प्रश्नावली बहुपद, इसमें भी काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे और 5 नंबर के इसमें से सवाल पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो बहुपद की घात। तो चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 2y की घात 2 - 3y + 4, इसमें y की घात कितनी है तो 2 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले को द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेंट्रिक पॉलीमेंट कहते हैं। फिर आपको ये ग्राफ बनाना है इसमें, तो ग्राफ से भी हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ग्राफ है आपके, इसमें ग्राफ वाली जो प्रश्नावली है वो आ गई इसमें, प्रश्नावली इसका आपके उदाहरण नंबर 1, दूसरी प्रश्नावली का पहला जो उदाहरण है वो आपको करना है। ये ग्राफ जितनी बार काट रहे हैं x अक्ष को, उसके उतने ही हल होंगे, उसके उतने ही शून्यक होंगे। फिर प्रश्नावली 2.1, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसके चित्रों को देखें। फिर शून्यकों के बहुलक और बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो एक रैखिक बहुपद का जो मानक रूप है वो ax + b है, इसके शून्यक -b/a होंगे। फिर गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध, तो इसमें एक तो गुणनखंड विधि से हम हल करते हैं। इसमें दो गुणांक होते हैं अल्फा और बीटा, जिनके गुणांकों का योग या फिर शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। इसमें से एक तो आपको उदाहरण नंबर दूसरा पूरा करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण नंबर 2। फिर इसके बाद में है इसका उदाहरण नंबर 3, दूसरा तीसरा और एक और उदाहरण आएगा आपके इसमें चौथा उदाहरण। ये 4 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरा तीसरा और चौथा। देखते हैं इसमें प्रश्नावली के सवाल। प्रश्नावली 2.2 है, एक तो इसमें पहला सवाल करना है आपको, एक इसमें दूसरा, 2 ही सवाल है लेकिन 2 में भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एक तो ये पहला है, एक ये इसका दूसरा है और एक ये इसका छठा है। और इनमें से एक तो ये करना है पहला, अच्छा ये तो पूरा ही करना है, दूसरा तो आपको पूरा ही करना है। फिर आपके उदाहरण नंबर 6, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7, 6, 7 और 8। उदाहरण नंबर 8 भी इसका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले आया हुआ भी है ये, तो उदाहरण नंबर 8 हो गए। फिर आपके अगली प्रश्नावली 2.3, इसमें आपको भागफल और शेषफल याद करना है। इसका इसमें भाग देना है तो भागफल आ जाएगा, जो बचेगा वो अपना शेषफल। तो ये दूसरी प्रश्नावली थी बहुपद वाली, जो अपने पूरी की यहाँ पे। और भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे तो उनका मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।